साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। हम लोग जो है इस समय भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का राज्य व्यवस्था। और इस अध्ययन के क्रम में कल हमने जो है स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट पे डिस्कशन किया था। जैसे हमने कल जो अध्ययन किया उसमें हमने ये जाना कि भारतीय संविधान जो है उसके विकास का ऐतिहासिक घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ, विकास का ऐतिहासिक घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ, कैसे कैसे हमारा संविधान बनना शुरू हुआ। ठीक है। और उस घटनाक्रम में हमने ये जाना कि हमारे संविधान का विकास मेनली समय समय पर आए अधिनियमों और रेगुलेटिंग एक्टों के द्वारा हुआ है। जैसे एक चरण आता है कि 1773 से लेकर के 1853 तक, और दूसरा चरण आता है 1858 से लेकर के 1947 तक, यानी देश के आज़ाद होने तक। ठीक है। इसमें हमने कल जाना कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या था ये हमने जाना कल। ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या था ये हमने कल जानकारी प्राप्त की, हमने पढ़ा इसको अच्छे से। ठीक है। तो आज इसके आगे मतलब जो अधिनियम आए हैं समय समय पर, उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कल आपने पढ़ा था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये किन मामलों में महत्वपूर्ण था। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए था कि क्योंकि ये जो है कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने का ये प्रथम प्रयास था। पहली बात। दूसरी बात इसके महत्वपूर्ण होने का क्या था कि इसी के तहत जो बंगाल का गवर्नर था, वही अब गवर्नर जनरल हो गया था बंगाल का, गवर्नर जनरल हो गया था। ठीक है। अगली क्या महत्वपूर्ण बात थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कि इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। स्थापना। अगली महत्वपूर्ण बात क्या थी इसमें? अगली महत्वपूर्ण बात इसमें थी कि मद्रास, बम्बई और उड़ीसा प्रेसिडेंसियां बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन आ गई थी। यानी कि अपने क्या कहते हैं सभी मामलों की जानकारी उनको बंगाल प्रेसिडेंसी को देनी पड़ती थी। ठीक है। मद्रास, बम्बई और उड़ीसा प्रेसिडेंसियों को। ठीक है। अब आज इसके आगे हम जानते हैं कि अगले मतलब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, आगे जो एक्ट आए हैं वो क्यों आए हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान रहे हैं ये अब हम जानते हैं। देखिए, एक एक्ट आया था 1781 में। 1781 में एक एक्ट आया था, 1781 में एक एक्ट आया था, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ
सेटलमेंट इसे बोलते हैं, सेटलमेंट। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान था कि गवर्नर जनरल को मैं जीजी में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो थी उसे क्या किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से छूट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से छूट। ठीक है, जो गवर्नर जनरल था और उसकी परिषद, उसको सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से छूट प्रदान की गई थी। पहला प्रावधान तो ये था। इसी के साथ साथ कंपनी के कर्मचारियों को भी छूट प्रदान की गई थी। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था, जीजी और उसकी परिषद जो थी उसको सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से छूट प्रदान की गई थी, साथ ही साथ कंपनी के कर्मचारियों को भी उससे छूट प्रदान की गई थी। ठीक है, छूट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी मामले के लिए उन पर सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन लागू नहीं हो सकती थी, सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। ठीक है, और अगर बात की जाए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया क्यों था, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आने का रीज़न था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी कमियों को दूर करने के लिए। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था, दूर करने के लिए आया था। ठीक, 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। ठीक है, इसमें आगे और क्या है, इसमें जो कलकत्ता की सरकार थी, कलकत्ता यानी उस समय जो बंगाल था, बंगाल की जो सरकार थी, कलकत्ता की सरकार क्या कर सकती थी भाई? कलकत्ता की सरकार बंगाल, बिहार और ओडिशा के लिए कानून बना सकती थी, कानून बना सकती थी। ठीक है, कानून बना सकती थी। ठीक, और एक काम और किया गया था इसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कि जो राजस्व मामले थे, राजस्व मामले जो थे, राजस्व मामले सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन से बाहर थे। ठीक है, तो ये प्रावधान थे जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, उसमें ये प्रावधान किए गए थे। ठीक है, इसको आराम से लिखते हुए मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप जब हमारी क्लास देखें तो आपको दोबारा इसको इन फैक्ट को याद करने की ज़रूरत न पड़े, और फालतू के फैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल उन्हीं चीज़ों को आपको डिफाइन कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में जो आया था,
उसमें क्या क्या प्रावधान था? उसमें सबसे पहला प्रावधान तो यही था कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही से उनको छूट थी, उन पर सुप्रीम कोर्ट का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। ठीक है। कंपनी के कर्मचारियों को भी इससे छूट प्रदान की गई थी। और इसको लाने का रीज़न क्या था? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया गया था। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि कलकत्ता यानी बंगाल की जो सरकार है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बना सकती थी। बंगाल की सरकार को ये अधिकार था। ठीक है, क्योंकि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी ही सशक्त थी। कंपनी ने अपना जमावड़ा बंगाल में ही सबसे पहले बनाना शुरू किया था। तो बंगाल की जो सरकार थी वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बना सकती थी। राजस्व मामले जो थे वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन से बाहर थे। ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट आता है, इसको हम बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है। उस टाइम पे जो है वहाँ के मतलब जो जी हुआ करते थे वो विलियम पिट्स हुआ करते थे, इसलिए इसका नाम जो है पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा था। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है कई मामलों में महत्वपूर्ण था, जिसमें से एक पहला सबसे महत्वपूर्ण मामला था कि द्वैध शासन का पहली बार आरंभ हुआ था हमारे यहाँ। द्वैध शासन का आरंभ हुआ था, या कह सकते हैं दोहरे शासन का आरंभ हुआ था। दोहरे शासन का आरंभ हुआ था। दोहरे शासन का आरंभ हुआ था। और दोहरे शासन का मतलब क्या था कि कंपनी के पहली बार जो है व्यापारिक और राजनैतिक मामले अलग अलग कर दिए गए थे। ठीक है। अब जैसे 1773 में रेगुलेट करने की कंपनी को ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कंपनी अब केवल व्यवसाय ही नहीं कर रही बल्कि भारत की राजनीति में भी, बंगाल की राजनीति में भी इंटरफियर कर रही है। और जब बंगाल की राजनीति में कंपनी इंटरफियर कर रही है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके कार्यों को क्या कर रही है? रेगुलेट कर रही है, इसके लिए नियम बना के दे रही है। तो जब नियम बना रही है तो अलग अलग समय पर अलग अलग एक्ट जो है इसलिए ला रही है जो है गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि वो धीरे धीरे कंपनी पे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी पे मजबूत करने के लिए उन्होंने 1773 में एक्ट लाया, फिर 1781 में एक्ट लाया, फिर 1784 में लाया। और 1784 में उन्होंने क्या किया कि कंपनी के दोनों काम अलग कर दिए, यानी कि जो कंपनी के व्यापारिक मामले थे इसके लिए इन्होंने एक अलग बॉडी बना दी व्यापारिक मामले के लिए, और उस अलग बॉडी को इन्होंने नाम दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या नाम दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक। और कंपनी के राजनीतिक मामलों को भी इन्होंने अलग कर दिया। राजनीतिक मामलों के लिए इन्होंने क्या बनाया? राजनीतिक मामले। ठीक है। राजनीतिक मामलों को भी अलग करके इन्होंने उनके लिए क्या बना दिया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है। कंट्रोलर। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई भी कंपनी होती है, आज के टाइम में ही कोई भी कंपनी होती है तो देखिए उसके डायरेक्टर हुआ करते हैं। ठीक है। कंपनी में कंट्रोलर नहीं होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो कंपनी को डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। ठीक है। और कोई भी पॉलिटिकल बॉडी होती है तो वहाँ पे क्या होता है? कंट्रोलर होते हैं, वो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है। वैसे ही अब कंपनी के कंपनी के अधीन ही सारे कार्य होते रहे, लेकिन कंपनी के कार्यों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक यूनिट राजनीतिक मामले देख रही थी और एक यूनिट व्यापारिक मामले देख रही थी। तो राजनीतिक मामले जो यूनिट देख रही थी उसकी जो बॉडी बनाई गई उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहा गया व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया व्यापारिक मामलों के लिए।
और राजनैतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हो गई। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या करता था? ब्रिटिश भारत में सभी नागरिक सैन्य राजस्व गतिविधियों के नियंत्रण हेतु इसको बनाया गया था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था इसका गठन किस लिए किया गया था कि ब्रिटिश भारत में नागरिक सैन्य और राजस्व मामले हेतु। ठीक, ये काम कौन कर रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कर रहा था। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहा था? वो केवल कंपनी के व्यवसायिक मामले, बिजनेस से रिलेटेड मामले देख रहा था। ठीक है, अगला, ये एक्ट दो मामलों में महत्वपूर्ण था। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था, ये दो मामलों में बहुत महत्वपूर्ण था। पहला मामला इसका क्या था? जिन मामलों में ये महत्वपूर्ण था, पहला मामला ये था कि कंपनी के अधीन क्षेत्र पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र कहलाए। ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र कहलाए। ठीक है, इसके पहले क्या होता था कि कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे वो कंपनी के अधीन तो थे, लेकिन उनको ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र नहीं कहा गया था। यानी कि ये कह लीजिए कि हम गुलाम नहीं हुए थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन हम अभी तक नहीं आए थे पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस मामले में ये एक्ट महत्वपूर्ण था कि कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था वो पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र हो गया। दूसरा क्या था कि कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर सरकार का नियंत्रण सख्त हो गया। ठीक है, अब देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि समय समय पर विभिन्न एक्ट या विभिन्न अधिनियम लाने की मंशा सरकार की क्यों रही थी, ब्रिटिश सरकार की, कि वो कंपनी पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, क्योंकि उसको अब डाउट हो गया है कि कंपनी हमें ही चैलेंज कर सकती है। इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है, इसके लिए नियम बनाना ज़रूरी है। इसीलिए समय समय पर ये नियम बनाए जा रहे हैं। और इसी क्रम में जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो पिट्स इंडिया एक्ट में कई महत्वपूर्ण, कई ऐतिहासिक बदलाव होते हैं। पहला बदलाव क्या होता है कि दोहरे शासन का प्रारंभ हो जाता है, यानी दो अलग अलग बॉडी बना दी जाती है। एक बॉडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है जो व्यापारिक मामलों को देख रही है, और एक बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की होती है जो राजनीतिक मामलों को देख रही है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव क्या हो रहा है कि कंपनी के अधीन जो क्षेत्र हैं वो पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र कहे जा रहे हैं। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है कि कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर सरकार की पकड़ मजबूत हो रही है। ठीक है, ये जो विभिन्न नियम बनाए जा रहे हैं कंपनी के कार्यों पर जो है सरकार की पकड़ मजबूत करने के लिए ही बनाए ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, इसके बाद एक आता है 1786 का एक अधिनियम आता है। ठीक है, ऐसे डाल लीजिए 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम 1786 का जो अधिनियम आता है उसमें क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है
लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बना है, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया है। ठीक, इसने क्या क्या किए हैं, दो मांगे इसने सरकार से की हैं। इसने पहली मांग की है कि विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णय मानने अथवा ना मानने की आज़ादी हमको दी जाए, और अगली मांग इसने क्या की है कि कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। यानी जब ये आता है तो इसने कहा कि मैं मतलब मुझे सरकार से दो चीज़ें चाहिए। पहली, इसकी पहली मांग क्या थी, पहली मांग इसकी थी कि जो है विशेष मामलों में, विशेष मामलों में, विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णय मानने या ना मानने की आज़ादी हो। ठीक, दूसरी मांग इसने सरकार से क्या की है, दूसरी मांग इसकी है कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। ठीक है, कुल मिला के ये चाह रहा है कि गवर्नर जनरल ही सर्वे सर्वा हो, उसका निर्णय अकाट्य हो। ठीक है, तो इसीलिए इसने सरकार के सामने अपनी दो मांगे रख ली है कि विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णय मानने अथवा ना मानने की आज़ादी हो। काउंसिल कौन थी, हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही बताया कि एक काउंसिल का गठन किया गया, और उस काउंसिल में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है, जीजी और उसकी परिषद है। ठीक, तो जीजी और उसकी परिषद के माध्यम से बंगाल पे शासन किया जा रहा है। ठीक है, बंगाल पे गवर्नर जनरल का शासन है अब, क्योंकि वो राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगा है, तो इसी माध्यम से उसका शासन है। लेकिन जब 1786 का एक्ट आता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, तो वो सरकार से कहता है कि ये जो परिषद है महत्वपूर्ण मामलों में इसके निर्णयों को या इसकी सलाह लेने के लिए बाध्यता गवर्नर जनरल के पास नहीं होनी चाहिए। कमांडर इन चीफ का मतलब कि सभी सैन्य निर्णय भी लेने की आज़ादी गवर्नर जनरल को होनी चाहिए। सरकार क्या करती है, दोनों मांगों को मान लेती है, दोनों मांगे मान्य। ठीक है, सरकार दोनों मांगों को मान लेती है। क्या होता है उसके बाद, चार्टर एक्ट आता है 1793। चार्टर एक्ट 1793। 1793 का चार्टर एक्ट जब आया तो उसमें क्या हुआ, 1793 के चार्टर एक्ट में ये कई मामलों में महत्वपूर्ण रहा। जैसे सबसे महत्वपूर्ण तो ये रहा कि काउंसिल को जो कॉर्नवालिस को जो काउंसिल के निर्णयों के ऊपर शक्ति मिली थी, यानी मानने या ना मानने की आज़ादी दी गई थी, वो सभी गवर्नर जनरल को दे दी गई। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए कि कॉर्नवालिस को प्रदत्त शक्ति भविष्य के सभी जीजी यानी गवर्नर जनरल को प्राप्त। ठीक है, पहली बात तो यही हो गई।
दूसरी कि बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसियाँ थीं, बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण सख्त हो गया, नियंत्रण सख्त। ठीक, आगे क्या हुआ कि कंपनी के व्यापार का जो एकाधिकार है, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार का एकाधिकार भारत में प्राप्त था, उसको अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। कंपनी के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए विस्तारित। ठीक, आगे और क्या किया गया है इसमें, आगे किया गया है कि कमांडर इन चीफ जो है, कमांडर इन चीफ काउंसिल का सदस्य होना अनिवार्य नहीं, काउंसिल का सदस्य होना अनिवार्य नहीं, अनिवार्य नहीं। और एक काम और किया गया इसमें महत्वपूर्ण, कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो हुआ करते थे राजनीतिक मामलों के लिए, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाए गए थे 1784 के एक्ट में राजनीतिक मामलों के लिए, एवं जो कर्मचारी हुआ करते थे सरकार के, उनका भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाना था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कर्मचारियों का भुगतान भारतीय राजस्व से। ठीक है, तो ये इन मामलों में महत्वपूर्ण था। 1793 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें क्या क्या हुआ कि कॉर्नवालिस को जो शक्ति प्राप्त थी वो भविष्य के सभी जीजी को प्राप्त हो गई। बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसियों पर और तगड़ी पकड़ हो गई सरकार की। कंपनी के व्यापार का एकाधिकार अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। कमांडर इन चीफ जो काउंसिल का सदस्य होता था, काउंसिल का सदस्य उसका होना अनिवार्य था, उसको अब अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है। और क्या हुआ है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कर्मचारियों का भुगतान जो है पहली बार भारतीय राजस्व से किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813। तो आज हमने क्या जाना, चार्टर एक्ट 1793 के विषय में जाना, और क्या जाना 1786 के अधिनियम में जाना, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल बन के आया है और उसने सरकार से विशेष मांगे रखी है कि विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णय मानने के लिए बाध्यता नहीं होनी चाहिए। कमांडर इन चीफ भी उसको बनाया जाए, मतलब वो सभी सैन्य मामलों पर भी अपना निर्णय ले सके। ठीक है, और क्या हुआ है 1784 का जो एक्ट आया था, उसके माध्यम से पहली बार द्वैध शासन का, दोहरे शासन का आरंभ हुआ था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए थे व्यापारिक मामलों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाए गए थे राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है, कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे वो पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र कहलाए थे।
कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर सरकार का नियंत्रण सख्त हो गया था। ठीक है, और क्या हुआ था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 जो आया था उसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से इनको छूट प्रदान की गई थी। कंपनी के कर्मचारियों को भी इससे छूट दी गई थी। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसकी कमियों को दूर करने के लिए ही ये 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था इसको लाया गया था। ठीक है, कलकत्ता यानी जो बंगाल की सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। राजस्व मामले सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये आज की क्लास में महत्वपूर्ण बातें थीं, इनको आप लोग याद रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। देखिए, जो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक घटनाक्रम है या ऐतिहासिक विकास है ये थोड़ा बोरिंग है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात, इसको समझे बगैर हम अपने हमारे संविधान का इतिहास कैसे है, हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, इसको हम अच्छे से जान नहीं सकते हैं। इसलिए इसको पढ़ना हमारी मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।